प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि दो आवेशों के बीच बल कार्य करता है। इन दो आवेशों के बीच क्या कार्य करेगा? बल कार्य करेगा। यदि अभी मैं इस आवेश को यहाँ से हटा दूं तो आप बताइए मुझे यहाँ पर कुछ बचा? निश्चित तौर पर आपका उत्तर होगा कुछ नहीं बचा, क्योंकि दो आवेश नहीं है तो बल कार्य नहीं करेगा। तो आखिर ऐसी कौन सी चीज़ हो गई कि जो हम दूसरा आवेश रखते हैं और इस पर बल कार्य करने लगता है? तो साधारण शब्दों में आपसे कहें कि वैद्युत क्षेत्र ही वह कारक है जो इस दूसरे आवेश पर बल आरोपित करता है, या कहिए दूसरे आवेश द्वारा पहले आवेश पर बल आरोपित करता है। तो किसी भी आवेश या आवेश समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र, ध्यान दीजिएगा, किसी आवेश या आवेश समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र, अब ये आवेश है, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश वैद्युत प्रभाव का अनुभव करता है। यहां पर प्रभाव की बात बल से संबंधित है। वैद्युत प्रभाव का क्या करता है? अनुभव करता है। वैद्युत प्रभाव का अनुभव करता है, उसे आप क्या कहेंगे? वैद्युत क्षेत्र। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, तो ये क्या है? आवेश के चारों ओर का क्षेत्र जहां तक कोई दूसरा आवेश या आवेश समूह क्या करता है? वैद्युत प्रभाव या वैद्युत बल का अनुभव करता है। वैद्युत प्रभाव, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं वैद्युत बल का अनुभव करता है। का क्या करता है? अनुभव करता है। तो वैद्युत क्षेत्र क्या है? किसी आवेश या आवेश समूह के चारों ओर का क्षेत्र है जिसमें कोई अन्य आवेश क्या अनुभव करता है? वैद्युत बल या आवेश के प्रभाव का अनुभव करता है। आप एक इसे फार्मूले के रूप में आप समझें तो आप ऐसे कह सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई आवेश क्या है? Q है। मान लीजिए कि कोई आवेश Q है और यह आवेश ओरिजिन पर रखा है या किसी बिंदु पर रखा है। इससे R दूरी पर कोई बिंदु क्या है? P है। R दूरी पर कोई बिंदु P है। भाई ये आवेश है, इसके चारों ओर का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कोई बिंदु P है, कोई बिंदु P है जो कितनी दूरी पर है? इस आवेश से R दूरी पर है। तो इस बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र का मान है, जिसे हम ई से डिनोट करते हैं, वो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई R स्क्वायर क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई R स्क्वायर। जहाँ Q क्या है? ये Q आपका क्या है? स्रोत आवेश है, जिससे क्या उत्पन्न हो रहा है? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। यहाँ पर एक शब्द आपको और मिलेगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। घबराइएगा नहीं, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, परेशान ना हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इस वैद्युत क्षेत्र का संख्यात्मक मान है। वैद्युत क्षेत्र का क्या है? संख्यात्मक मान है। तो बिल्कुल मत घबराइएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहें या वैद्युत क्षेत्र कहें, वैद्युत क्षेत्र शाब्दिक मान है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसका क्या है? संख्यात्मक मान है। यदि मान लीजिए कि आवेश Q कहाँ रखा हो, यदि आप
माने कि आवेश Q कहाँ रखा है, मूल बिंदु पर रखा है, उससे जो बिंदु P है उसका स्थिर सदिश R हो तो आप इसे वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, E = 1/4πε0 Q/r² इंटू यूनिट वेक्टर R। अब आप जिसे भी चाहें उसे देख लें, इक्वेशन 1 देख लें। हम सभी लोग जानते हैं कि यदि R दूरी पर हमारे पास कोई दूसरा आवेश Q रखा हो, क्या रखा हो, Q रखा हो, तो आप वैद्युत बल दोनों आवेशों के बीच में निकाल सकते हैं। वैद्युत बल F बराबर 1/4πε0 Q/r²। यदि आप इसे वेक्टर फॉर्म में लिखें F = तो बनेगा 1/4πε0, कुछ भी अंतर नहीं है, Q/r² इंटू यूनिट वेक्टर R। अब आप इक्वेशन 1 और 2 को आप देखें, इक्वेशन 1 और 2 को आप देखें तो आप क्या देख सकते हैं कि E और F में क्या अंतर है। देखिएगा इतनी पूरी वैल्यू क्या लिखी हुई है, E लिखी हुई है, लिखी है। तो आप देख सकते हैं जो F हमारे पास है, F बराबर क्या है, QE है, F बराबर क्या है, QE है। आप इसे चाहें तो वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या FR चूँकि यह दूरी पर निर्भर कर रहा है बराबर क्या है, QE, जो ये भी क्या है, R का फंक्शन है, F भी हमारा R का फंक्शन है और E भी हमारा क्या है, R का फंक्शन है। यहाँ से एक अच्छा सा रिलेशन हमको मिल गया, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन मिल गया, जिसे हम F बराबर QE कहते हैं। यहाँ पर आप ऐसे कह सकते हैं, या E = क्या होगा, F/Q, E = क्या होगा, F/Q। आपको इस फार्मूले से लगता होगा, आपको इस फार्मूले से लगता होगा कि E हमारा Q पर निर्भर करता है, जबकि ऐसा नहीं है। अभी आपको हम बताते हैं। यहाँ आप देखें कि यदि Q को मैं छोटा करूं, Q को मैं क्या कर दूं, छोटा कर दूं, सपोज दैट एकांक कर दूं, 1 कूलाम कर दूं, तो अब आप देखेंगे E बराबर क्या बन जाएगा, F। E बराबर क्या बन जाएगा, F, यानी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स के टर्म में आ गया। तो ऐसे हम क्या कह सकते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र है वो वैद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर एकांक आवेश रख दीजिए, उस पर जो बल कार्य करता है वही क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी वैद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर एकांक परीक्षण आवेश, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है, Q को कहा जा रहा है परीक्षण आवेश, बिल्कुल आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और जो इस कैपिटल Q को कहा जा रहा है स्रोत आवेश, यानी स्रोत आवेश जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, परीक्षण आवेश जो उसकी जांच करता है, जो उसका परीक्षण करता है कि कितना वैद्युत क्षेत्र है। तो ये दो टर्म आपके पास आ रहे हैं। तो आप एक ऐसा वर्क भी कह सकते हैं कि किसी भी बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, उस बिंदु पर एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है। चूंकि आप जानते हैं कि हमारे पास F कैसी राशि है, हमारे पास F आपकी सदिश राशि है, तो E भी हमारी कैसी राशि होगी, सदिश राशि होगी। कैसी राशि होगी, सदिश राशि होगी। इसकी दिशा किधर होगी, बल की दिशा में होगी। किधर होगी, बल की दिशा में होगी। किधर होगी, बल की दिशा में होगी। अब यदि हमारा पॉजिटिव, यदि हमारा परीक्षण धनावेश, चूंकि हमने पॉजिटिव कहा है इसे, वो कैसा है और हमारा मूल आवेश कैसा है, हमारा मूल आवेश कैसा है, इस पर हम लोग डिपेंड कर सकते हैं। हम ऐसे कह सकते हैं कि यदि हमारा मूल आवेश क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज भी ऑलरेडी होता ही है, तो आप देखेंगे इस पर फोर्स किधर लगेगा, आउटसाइड लगेगा। तो अब आप कह सकते हैं हमारा मूल सोर्स, यदि हमारा मूल सोर्स कैसा है, मूल सोर्स हमारा पॉजिटिव है, तो वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन क्या है, बाहर की ओर। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि यदि आवेश क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, बाहर की ओर, आउटसाइड होगी। बाहर की ओर या इसे दूर की ओर भी कह सकते हैं, बाहर की ओर या क्या कह सकते हैं, दूर की ओर। और यदि हमारा मूल स्रोत क्या है, नेगेटिव चार्ज है, क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो आप देखिएगा इनके बीच में क्या कार्य करेगा, इनके बीच में अट्रैक्शन कार्य करेगा। और अब हमारा क्या होगा, टेस्ट चार्ज इस
सोर्स चार्ज की ओर क्या कर सकता है, सोर्स चार्ज की ओर आकर्षित होगा। तो यदि हमारे पास मूल चार्ज क्या है, नेगेटिव है, तो ये क्या होगा, ई की दिशा क्या होगी, इनसाइड होगी। क्या होगी, इनसाइड, या इसे आप अंदर की ओर कह सकते हैं। तो आप बहुत महत्वपूर्ण चीज आप जान रहे हैं कि यदि हमारे पास कोई धन आवेश है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किधर होगी, आउटसाइड होगी। और यदि हमारे पास कोई ऋण आवेश है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इनसाइड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इनसाइड होगा। यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहूँगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस सूत्र को देखने पर तो लग रहा है कि वो क्यू पर निर्भर करता है, जबकि ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ओनली डिपेंड करता है किस पर, मूल सोर्स से उस बिंदु की दूरी के वर्ग पर निर्भर करता है। मूल सोर्स से उस बिंदु की दूरी के वर्ग पर निर्भर करता है। देखिएगा, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², यानी जो हमारा वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसका परिमाण किस पर निर्भर करता है, उस बिंदु की दूरी जिस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए उसके वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर एक शब्द और भी आपसे सार्थक करना उचित रह रहा है, जिसकी चर्चा आपसे करना छूट रहा था। एक क्या करना छूट रहा था आपसे, मैंने बताया आपसे कि ई हमारा केवल निर्भर करता है स्मॉल आर पर, क्यू पर डिपेंड नहीं करता है। अब जरा आप देखिएगा, ये मेरे पास क्यू चार्ज था और ये मेरे पास स्मॉल क्यू चार्ज था। मैं कह रहा हूं कि ये क्यू इस क्यू को रिपेल करेगा, मान लीजिए, तो इसका उत्तर भी तो आप देखिए कूलम्ब्स लॉ से, इस क्यू भी इस पर क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। ये क्यू भी इस पर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। अब इस क्यू को हम इसके चारों ओर घुमाएं तो इस क्यू में भी क्या होगी, मूविंग की प्रवृत्ति हो सकती है। अब बड़ी बात है, ऐसी स्थिति बनेगी तब तो दिक्कत होगी। तो इससे बचने के लिए क्या करेंगे, हम क्यू को क्या लेंगे, छोटा लेंगे। क्या लेंगे, छोटा लेंगे। क्यू को छोटा लेंगे। अब बड़ी बात है, क्यू को छोटा लेने से क्या प्रभाव होगा कि यह आवेश हमारा क्या होगा, स्थिर होगा। यह आवेश हमारा क्या होगा, स्थिर होगा। जो कुछ परिवर्तन होगा वो इसमें होगा, ये मूव कर सकता है। अब एक बड़ी बात और है कि इस आवेश को छोटा ना लें तो भी क्या कोई ऑप्शन है, निश्चित बात है। यदि यह आवेश हमारा किसी अन्य बल के प्रभाव में रुका रह जाए तो हम क्यू को बड़ा भी लेंगे तो भी काम चल सकता है, लेकिन यह आवेश हमारा मूव नहीं करना चाहिए। तो ऐसे भी एक एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए आवेश की समतल चादर है, आवेश की समतल चादर, या कहिए कोई प्लेन शीट है जो चार्ज्ड है, तो उसमें जो आवेश एक दूसरे से क्या रहेंगे, बाउंड रहेंगे, एक दूसरे के फोर्स के प्रभाव में रहेंगे, तो इसमें मूव करने की प्रवृत्ति नहीं होगी। वैसे भी परीक्षण आवेश हमारा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, परीक्षण आवेश हमारा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो हमारी जो ई की एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन आ रही है उसे ऐसे देख सकते हैं, E इज इक्वल टू लिमिट Q टेंड्स टू 0 एंड F बाई क्यू। E बराबर F बाई क्यू लिखने से भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हमारी स्टैंडर्ड डेफिनेशन बन सकती है वो ये बन सकती है, E इज इक्वल टू लिमिट Q टेंड्स टू 0 F बाई क्यू। यहाँ पर Q को बताया गया है, Q आपका क्या है, बहुत ही छोटा परीक्षण धनावेश है, क्योंकि इस Q से हमारा मूल स्रोत विचलित ना हो, मूल स्रोत हमारा विचलित ना हो, तो ऐसी स्थिति आपकी बनेगी। आप जो हमारे पास Q की स्थिति को आपने देखा है, उसे हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, उसे हम थोड़ा सा और आगे बढ़ के देखते हैं क्या स्थिति बनती है। कि वैद्युत क्षेत्र क्या है, यह हमने पढ़ा। वैद्युत क्षेत्र किसी भी आवेश या आवेश समूह के चारों ओर एक क्षेत्र है जिसमें कोई अन्य आवेश वैद्युत प्रभाव या वैद्युत बल का अनुभव करता है। वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी स्रोत आवेश से r दूरी पर 1/4πε0 Q/r² होती है। इसे आप वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और इस रिजल्ट से हम पाते हैं कि बल और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में एक रिलेशन आता है, F बराबर QE। इस पर भी एक नंबर का सवाल आपको अक्सर मिलता है, यूपी बोर्ड में भी और परीक्षाओं में भी। F बराबर QE पर आपको E दिया होगा, Q दिया होगा और आपसे F जानकारी चाहेंगे वो। ऐसे ही आपको F दिया है, Q दिया है, तो आपसे E भी जानकारी आपको मिल जाएगी। अब आप, बड़ी बात है, एक वैद्युत क्षेत्र ये सदिश राशि है। यदि कोई धनावेश है
तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, आउटसाइड। इसे ऐसे देख सकते हैं कि ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके चारों ओर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा किधर होगा, वो आउटसाइड होगा। किधर होगा, ये आउटसाइड होगा। ऐसे कोई नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इनसाइड होगा। क्या होगा, इनसाइड होगा। हमारे छात्र इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें कि मान लीजिए ये आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है और इससे बिंदु P पर मैं चाह रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, तो ये आउटसाइड बनेगा। यदि ये आवेश क्या है, -q है, तो बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या बनेगा, इनसाइड बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज आपसे हमने चर्चा की कि ये सदिश राशि है, इसका मात्रक भी आपको निकल के मिलता है। ये देखिए बल का मात्रक क्या है, न्यूटन है, और इसका मात्रक क्या है, कूलाम है। तो इसका मात्रक क्या बनेगा, न्यूटन प्रति कूलाम, जिसे हम N/c या न्यूटन प्रति कूलाम, ये SI सिस्टम का मात्रक है। इसकी बीमा भी आप चाहें तो बीमा भी इसकी चर्चा कर सकते हैं। बल की बीमा mLT-2 बीमीय सूत्र है, सॉरी बीमीय सूत्र, और Q की बीमा AT। तो आप देखेंगे mLT-3 M-1। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हमारी क्या हो गई, बीमा हो गई। अब बड़ी बात है इसकी जो फिजिकल इसका सिग्निफिकेंस है, ये बहुत अच्छा टॉपिक है जो कि हम अक्सर ध्यान नहीं देते हैं। इससे हमको इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर मिलेगा कि वैद्युत क्षेत्र का जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो क्या है। फिजिकल सिग्निफिकेंस, वैद्युत क्षेत्र का, वैद्युत क्षेत्र की भौतिक सार्थकता, आखिर इससे हमें क्या पता चलता है, कहाँ इसकी सार्थकता मिलती है। फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, वैद्युत क्षेत्र की भौतिक सार्थकता। अभी हम बल निकालना चाहते हैं, बल तो हम कूलाम के नियम से भी निकाल सकते हैं, बल तो हम क्या कर सकते हैं, कूलाम के नियम से भी निकाल सकते हैं। लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि ये वैद्युत क्षेत्र हमारा है बल ज्ञात करने का एक वैकल्पिक माध्यम, बल ज्ञात करने का वैकल्पिक माध्यम है। इससे हम बल भी ज्ञात कर सकते हैं। आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे आवेश हों, बहुत सारे आवेश हो, आवेश का समूह हो, तो कूलाम नियम से बल ज्ञात करने में थोड़ी कठिनता होगी। लेकिन हमको वैद्युत क्षेत्र मालूम हो तो हम किसी आवेश पर लगने वाले बल को आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये बल ज्ञात करने का एक वैकल्पिक माध्यम है। आप ये देखें तो वैद्युत क्षेत्र क्या है, वैद्युत क्षेत्र आवेश या आवेशों के समूह का अभिलक्षण है। कोई आवेश होगा तो उसके चारों ओर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र होगा। कोई आवेश समूह होगा तो उसके चारों ओर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र होगा। ये वैद्युत क्षेत्र को हम किसी बिंदु के लिए परिभाषित करते हैं, वैद्युत क्षेत्र को हम किसी बिंदु के लिए परिभाषित करते हैं। आपको वैद्युत क्षेत्र की भौतिक सार्थकता तब पता चलेगी जब हम मूल वैद्युत चुंबकीय बल की अवधारणा को क्लियर करेंगे। मूल वैद्युत चुंबकीय बल जब हम उसका कॉन्सेप्ट आएगा तो वैद्युत क्षेत्र हमारे पास अपने आप समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आपके पास कि दो आवेश Q1 Q2 हैं, ये त्वरित गति से गति कर रहे हैं। यहां पर थोड़ा सा आपको बता दूंगा मैं कि यदि आवेश क्या हो, स्थिर हो, तो क्या उत्पन्न करेगा, वैद्युत बल या क्षेत्र। आवेश गतिमान हो तो ये चुंबकीय बल या क्षेत्र उत्पन्न करेगा। वैद्युत भी बल रहेगा, परेशान मत होइए। और आवेश यदि क्या हो, त्वरित हो, क्या हो, त्वरित हो, तो ये वैद्युत चुंबकीय बल उत्पन्न करेगा। क्या उत्पन्न करेगा, वैद्युत चुंबकीय बल या क्षेत्र, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में जानेंगे। मान लीजिए आपके पास दो आवेश हैं जो काफी दूर हैं, त्वरित गति से गति करते हैं। तो अब बताइए, त्वरित गति से गति करेंगे तो क्या होगा, ये वैद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करेंगे। क्या उत्पन्न करेंगे, वैद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करेंगे। वैद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करेंगे। ये दोनों आवेश एक दूसरे से दूर पर हैं, तो Q1 द्वारा Q2 पर आरोपित किसी बल को लगने में कुछ समय लगेगा। क्या लगेगा,
कुछ समय लगेगा। इसकी जानकारी हमको कौन देगा? वैद्युत क्षेत्र देगा। क्या देगा? वैद्युत क्षेत्र। क्योंकि वैद्युत क्षेत्र में दो आवेशों के बीच की दूरी अधिक होने पर एक आवेश द्वारा दूसरे आवेश पर या दूसरे आवेश द्वारा पहले आवेश पर बल आरोपित होने में कुछ समय लगेगा। तो जो ये दो आवेशों के बीच बल उत्पन्न होता है ये तुरंत नहीं उत्पन्न होता है, इसमें कुछ ना कुछ टाइम लगता है। और इस टाइम की जानकारी हमको किससे मिलती है? वैद्युत क्षेत्र द्वारा। इस टाइम की जानकारी हमको किससे मिलती है? वैद्युत क्षेत्र द्वारा मिलती है। तो वैद्युत क्षेत्र हमें बताता है कि दो आवेशों के बीच बल तात्कालिक नहीं उत्पन्न होता है, कुछ ना कुछ समय उस पर जरूर लग जाता है। एक शब्द आपसे मैं कहूंगा कि ये भी जान लीजिएगा, वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का क्षेत्र है। इस वैद्युत क्षेत्र में, इस वैद्युत क्षेत्र को हम दो चीजों से डिनोट कर सकते हैं। एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जैसे हम कैपिटल ई कहते हैं, और एक है वैद्युत विभव। वैद्युत विभव ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम बी कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र, कोई आवेश है उसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र है। इस वैद्युत क्षेत्र को हम दो चीजों से डिनोट कर सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत विभव से। ये ध्यान दीजिएगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी क्या है? सदिश राशि है, और ये हमारी कैसी राशि है? अदिश राशि है, जो हम आगे अभी लेक्चर में पढ़ेंगे। इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम किस में डिनोट कर सकते हैं? वैद्युत बल रेखाओं से। किससे? वैद्युत बल रेखाओं से। वैद्युत बल रेखाओं की चर्चा हमारी अगले लेक्चर में होगी आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद।